गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। ओके, ग्रेड फिफ्थ अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की क्लास में आज हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था उसी के साथ लिंक एक टॉपिक है हमारे पास, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिज़र्ट कंट्री के बारे में पढ़ा था, डिज़र्ट के हम टाइप्स पढ़े थे, डिज़र्ट कंट्री के बारे में पढ़ा था, उसके लैंड के बारे में पढ़ा था, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, फिर उसके साथ साथ हमने फॉरेस्ट एक टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको पता है कि फॉरेस्ट हमारे पास वो लैंड होती है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रीज़ जो है, लार्ज ट्रीज़ जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिज़र्ट के हवाले से और फॉरेस्ट के हवाले से अगर हम उसमें डिफ्रेंशिएट करें तो हम उसमें डिफ्रेंशिएशन को भी पढ़ते हैं, हम उसके फ़ायदों को भी पढ़ते हैं, हम उसमें देख रहे होते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स जो है तो वो डिज़र्ट में किस तरह से अडॉप्टेड होते हैं और फॉरेस्ट में किस तरह से अडॉप्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम अपने फॉरेस्ट का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा काम जो है तो वो बुक में है, तो काइंडली आप सब अपने बुक जो है वो ओपन कर दे। ठीक है, फॉरेस्ट के टाइप्स की तरफ जाएंगे। हमारे पास फॉरेस्ट के जो टाइप्स है तो आप लोग अपने बुक पेज 20 जो है तो वो ओपन कर ले। ठीक है, बुक पेज 20 पे आपको एक टॉपिक नज़र आ रहा है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हमारे पास होता है, एक हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। आज हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में पाया जाता है। इसके अलावा हम उसके लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एनिमल्स भी आ रहे हैं उसमें और ह्यूमंस भी आते हैं उसमें। ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स भी उसमें आते हैं। अच्छा, और ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, इसकी लैंड, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अडॉप्टेड होते हैं और इसका हमारे लिए फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ईजी है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है तो इसका दूसरा नाम जो है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है तो वहाँ पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे रेनफॉल जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम भी हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि तीन ऐसे जगहों के मतलब तीन कंट्रीज़, मतलब तीन डायरेक्शंस। ठीक है, उसके अंदर जितनी कंट्रीज़ है वहाँ पे हमारे पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एक हमारे पास है आर फाउंड इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, दूसरा हमारे पास है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है तो उधर हमारे पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है तो वो पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखिए बुक फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ द इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, साउथ जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इक्वाडोर की, तो कोलंबिया और ब्राज़ील, ये तीन कंट्रीज़ जो है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, इधर भी हमारे पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा इन द अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ लिबेरिया, मतलब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारे पास आता है, लिबेरिया आते हैं। ठीक है, द ओवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, इक्वेटोरियल गवानिया एंड द कैंगो एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो एंड। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ठीक है, ये हमारे पास अफ्रीकन जितने कंट्रीज़ आ रहे हैं, अफ्रीका साइड पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो उधर भी हमारे पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। मतलब कौन कौन से कंट्रीज़ है तो लिबेरिया है, ओवरी कोस्ट है, गाना है, टोगो है, बेनिन है, नाइजीरिया है। ठीक है, हमारे पास इक्वेटोरियल गवानिया है, कैंगू है एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगू है, यहाँ पे भी हमारे पास जो कि अफ्रीकन साइड पे है। इसके अलावा इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जो कि साउथ ईस्ट वाला जो डायरेक्शन है वो साइड है, उधर जो कंट्रीज़ है उनमें हमारे पास आ जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, हमारे पास बर्मा आ जाता है एंड मलेशिया आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जो कि हमारे पास इन तीन डायरेक्शन में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ है, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है तो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखें, पुट योर फिंगर्स ऑनलाइन। ठीक है, अच्छा, दीज रीजन्स आर आल्सो कॉल्ड द हॉटलैंड्स। ठीक है, टेम्परेचर हेयर आर वेरी हाई
and there is a great amount of rainfall. Some of these countries were once completely covered by a thick forest. आपको पता है कि मतलब ये वाले जितने भी एरियाज़ होते हैं जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाले एरियाज़ हैं, जो रीजन्स हैं, तो यहाँ की जो लैंड होती है तो वो काफ़ी वेट होती है। वेट का मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है तो यहाँ की ज़मीन में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ की जो ज़मीनें होती है तो वो वेट होती है, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है तो वो हाई होता है, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। और मोस्टली ये कंट्रीज़ हमारे पास जितनी भी कंट्रीज़ मैंने आपको बताया जो कि साउथ ईस्ट एशियन साइड पे है, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ के जितने भी कंट्री तो कम्प्लीटली ज़्यादातर जो है तो वो फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं, ठीक है। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्ड अ लॉट ऑफ सनशाइन एंड इज़ देयर फॉर वेरी हॉट। लेकिन यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर भी हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है सनशाइन काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होती है, काफ़ी ज़्यादा रिसीव करता है ये वाली एरियाज़, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल का मतलब कि ये इक्वेटर के बिल्कुल मतलब इक्वेटर साइड पे। इक्वेटर का मतलब कि जो अर्थ है, अर्थ का जो इमेजिनरी मिड लाइन है जिसने अर्थ को दो हाफ में डिवाइड किया हुआ है, तो उसी इक्वेटोरियल साइड पे सनरेज डायरेक्टली फॉल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर भी हाई होता है, इसीलिए सनशाइन भी उधर ज़्यादा पड़ रही होती है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ ब्राइट शाइन द अर्थ हीट अप एंड सो डज द वाटर, ठीक है। द वाटर एवापोरेट एंड फॉर्म क्लाउड्स एंड देन इट्स रेन। आपको पता है कि जब हमारे पास ज़मीन या अर्थ पे वाटर होते हैं और वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट फॉल करते हैं, तो क्या होता है कि वही सनरेज अगर वाटर पे पड़ रहे हैं तो उसी वाटर से एवापोरेशन होती है। जैसे ही वो एवापोरेशन जो है वो मतलब होती है, वो ख़त्म होती है, वो वाटर वहाँ से एवापोरेट हो जाता है फुली, तो वो जो एवापोरेशन होती है तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं और वही क्लाउड्स पर रेनफॉल बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का ये साइकिल जो है तो ये चलता रहता है, ठीक है। In the equatorial forest, the average rainfall in a year is 200 to 250 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जो एवरेज, जो एनुअली मतलब कि साल में, ठीक है, हमारे पास 200 से 250 तक सेंटीमीटर जो है रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अच्छा, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज स्टिल द वर्ल्ड बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट। हमारे पास जो सबसे बिगेस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वो ब्राज़ील में है, जिसका नाम अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, दीज फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एज दे आर नॉन एज द लंग ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जितनी भी प्लांट्स होते हैं, जितनी भी वेजिटेशंस होती है, तो वो अपना जो खुराक तैयार करती है जिस प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो उसी फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है प्लांट्स को नहीं चाहिए होता है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए, और जब वो फूड बन जाता है, ग्लूकोज बन जाते हैं, ग्लूकोज के साथ जो है ऑक्सीजन भी बन जाता है। वही ऑक्सीजन जो है वो प्लांट एक्सेल करते हैं, लिबरेट करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो अगर आप सोचें हमारे पास अगर इतना बड़ा एक फ़ॉरेस्ट है, इतने ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए फॉरेस्ट को या जितनी भी लार्ज फॉरेस्ट है उसको अर्थ के मतलब अर्थ का लंग्स कहा जाता है उसको, ठीक है, कि मतलब ये अर्थ के लिए ऐसे काम करता है जिस तरह के लंग्स हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं इंस्पायरेशन में, ठीक है। द हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल मेक इट पॉसिबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो क्विकली। देयर आर सम प्लांट्स डेट ग्रो 15 सेंटीमीटर इन अ डे। आपको पता है कि यहाँ की जो सॉइल होती है, यहाँ की जो लैंड होते हैं तो वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। अब फर्टाइल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अगर फर्टाइल ना होती तो इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट, इतनी ज़्यादा प्लांटेशन उधर ना होती, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट बहुत जल्दी क्विक ग्रो करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे और प्लांट्स भी है जो कि 15 सेंटीमीटर डेली जो है वो ग्रो करती है। द फॉरेस्ट आर थिक एंड लश, द टॉल ट्रीज फॉर्मिंग अ कैनोपी हाई अबव द ग्राउंड। आपको पता है कि जितने हमारे पास फॉरेस्ट जो है वो थिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो वो लश से होते हैं, ठीक है, लश बना लेते हैं। लश का मतलब घने होते हैं, उसमें जाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और जितने भी टॉल ट्रीज़ होते हैं तो वो कैनोपी का मतलब होता है कि कवरिंग,
लाइक फॉर एग्जांपल अगर जितने भी टॉल ट्रीज़ होते हैं तो वो अपर साइड से एक दूसरे के साथ टच हुए होते हैं, तो वो नीचे का जो ग्राउंड है उसने फुल कवर किया होता है, फुल कवर होता है, कैनोपी मतलब कवरिंग सी बनी होती है उनकी, ठीक है। अच्छा, all the smaller plants grow too because they are trying to reach the sunlight, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल जो प्लांट्स हैं वो भी ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, लैंड फर्टाइल है, सनराइज़ जो है तो वो उधर पड़ रहे होते हैं, वाटर वहाँ पे अवेलेबल है, फेवरेबल कंडीशन है, तो जितनी भी स्मॉल हमारे पास वो होते हैं प्लांट्स होते हैं तो वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट आर सो थिक दैट व्हेन अ ट्री डाइज, द फॉरेस्ट आर सो थिक दैट व्हेन अ ट्री डाइज आर चॉप डाउन इट डजंट नॉट क्रश टू द ग्राउंड। आपको पता है कि हमारे पास जो फॉरेस्ट होते हैं इसके जितनी भी ट्रीज़ होते हैं तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मतलब कम फासले में होते हैं, उनके बीच में इतना ज़्यादा फासला नहीं होता है। जैसे ही वो डाई कर जाते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल उसको चॉप किया जाता है, मतलब कटिंग इसकी होती है, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो वो ज़मीन पे आके नहीं गिरते क्योंकि उस ज़मीन में या मतलब उसके डिस्टेंस में इतना फासला होता नहीं है अर्थ पे कि वो फॉल होके गिर जाएं। वो क्या करते हैं, it doesn't crash to the ground, it merely rests against the other tree closely by. वो बिल्कुल दूसरी वाली जो साथ वाली ट्री होती है उसी के साथ मतलब क्लोज हो जाती है, ठीक है, मतलब ज़मीन पे आके नहीं गिरती क्योंकि ज़मीन गिरने की जगह ही नहीं होती उनके पास। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर रिच इन द मेडिकल प्लांट्स। हमारे पास जितनी भी प्लांटेशंस होती हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि प्लांट्स अगर आप देखें, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि प्लांट जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बिग सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, सेकंड हमारे पास कि उसको हम फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं, थर्ड हमारे पास है उसको हम कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट जो मेडिसिन होते हैं, जितने भी वाइटामिन वाले मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है, तो वो सारे जो होते हैं वो हमारे पास हमें प्लांट जितने भी प्लांटेशंस हैं, डिफरेंट प्लांट्स जो है तो वो डिफरेंट ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट वैक्सीन वगैरह, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास मेडिसिन हैं जो कि हमारे पास प्लांट से हमें डिराइव होते हैं, प्लांट से हम उसको डिराइव करते हैं। द ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्री एंड थिक अंडर ग्रोथ प्रोवाइड एनिमल विद गुड होम। अब जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे होते हैं, आपको पता है कि उन सब ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटाट है वो एक जैसा नहीं होता है। हैबिटाट मतलब रहने की जो जगह होती है, मीन्स अगर ह्यूमंस है तो उनके रहने की जगह कोई फॉरेस्ट नहीं हो सकता है या कोई समंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो हैबिटाट है तो हमारा होम है, वो हमारा घर है। अब हमारे पास डिफरेंट बर्ड्स हैं, देखें उनका जो हैबिटाट है तो वो हमारा घर नहीं हो सकता, वो वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्लांट या जितने भी ट्रीज़ होते हैं उधर वो अपना नेस्ट बनाते हैं, तो नेस्ट ही उनका हैबिटाट है, तो ट्री उनको प्रोवाइड करता है एक शेल्टर। अब डिफरेंट फिशेज़ है तो उनका हैबिटाट तो ट्री नहीं हो सकता, उनका हैबिटाट हमारे पास क्या होता है, वाटर है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिफरेंट हैबिटाट में रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट हैबिटाट में वो रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो मतलब जितने भी घने जंगल होते हैं, जितने भी घने ट्रीज़ होते हैं, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हैबिटाट प्रोवाइड करती है। There are millions of small insects in these forests. In fact, there are so many different species that many have not even been named. अब हमारे पास different species यहाँ पे different insects भी है जो कि soil में होते हैं और soil को fertile भी बनाते हैं। different organisms होते हैं जो जिसके अभी तक नाम भी डिस्कवर नहीं हुए, इतने ज़्यादा है, वैरायटी इतनी ज़्यादा है उनकी, ठीक है। Birds and large animals have also love these forests. Some of the birds are very colorful. यहाँ पे birds भी पाए जाते हैं, different कलरफुल ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स भी हैं। लार्ज एनिमल्स में हमारे पास आ जाते हैं, सम ऑफ द लार्ज एनिमल्स इंक्लूड लेपर्ड, एलिफेंट, ठीक है। अब लार्ज एनिमल्स में हमारे पास क्या है, लेपर्ड जो चीता है, ठीक है, एलिफेंट है। अब बुक पेज टर्न करें, पेज नंबर 21 की तरफ देखें, ठीक है, हिप्पोपोटामसेस है एंड द वाइल्ड बैफलोज हैं, ठीक है। देयर आर आल्सो क्रोकोडाइल एंड प्लेंटी ऑफ स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ मंकीज़। लार्ज एनिमल्स में हमारे पास लिपर्ड, एलिफेंट, हिप्पोपोटामसेस, जो वाइल्ड बैफलूज है, ठीक है, क्रोकोडाइल, स्नैक्स है एंड वेराइटी ऑफ मंकीज़ भी होते हैं। ये लार्ज एनिमल्स जो कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।
अब पीपल की बात करते हैं, लोगों की, कि द पीपल ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर यूजुअली ट्राइबल। हमारे पास इन द सेंट्रल अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट देयर आर पेगमीज हु आर वेरी शॉर्ट डार्क पीपल। अब हमारे पास जो अच्छा, द पीपल हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जितने भी लोग पाए जाते हैं तो यूजुअली वो ट्राइबल होते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो लोग होते हैं, जो सेंट्रल अफ्रीका वाले जितने भी लोग हैं रेन फॉरेस्ट के, तो वो पेगमीज होते हैं। पेगमीज का मतलब कि वो लोग जो कि शॉर्ट इन हाइट होते हैं, जो कि लेस देन 5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और डार्क पीपल होते हैं। तो आपको वैसे भी आप जब अफ्रीकन का सुनते हैं तो वो आप लोगों के हमारे माइंड में वैसे ही आ जाता है कि हाँ पेगमीज जो है तो ये वही लोग हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में मतलब रेन फॉरेस्ट जितने भी एरियाज़ हैं तो यहाँ पे वो पाए जाते हैं। और जो साउथ अमेरिकन है, इन द साउथ अमेरिकन एंड एशियन फॉरेस्ट देयर आर अदर ट्राइब्स। जो कि साउथ अमेरिका एंड एशियन साइड है कि फॉरेस्ट के जितने भी लोग हैं तो वो दूसरे कबीलों से है, ठीक है। ऑल दीज पीपल आर वेरी गुड हंटर। तो यहाँ के इलाकों के जितने भी लोग होते हैं तो वो गुड हंटर होते हैं, मतलब बेस्ट शिकारी होते हैं, अच्छी तरीके से शिकार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो हो सकता है डिफरेंट बर्ड्स की वो हंटिंग कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ के लोग मतलब हंटिंग में काफ़ी बेस्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ डेंस वेजिटेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल थ्रू दीज फॉरेस्ट। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं। घने जंगल जब होते हैं तो यहाँ पे ट्रेवलिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। मीन्स कि यहाँ के बीच का जो रास्ता है तो वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जितनी बड़ी ट्रीज़ है तो उनके बीच में फासला भी कम होता है। ऊपर से छोटे छोटे जितनी भी प्लांटेशंस होती है, प्लांट्स होते हैं, तो वो भी होते हैं, और वो मिलियंस ऑफ प्लांट्स होते हैं, एक दो नहीं होते। तो इसीलिए उसमें जो है ट्रैवलिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। द पीपल हु लिव देयर आल्सो हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन क्लीनिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन। और यहाँ के जितने भी लोग होते हैं तो वो लैंड को कल्टिवेशन के लिए जब साफ़ करते हैं तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऊपर से एनिमल्स, लार्ज ट्रीज़ है, यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं, तो उसकी जो क्लियरिंग है तो वो काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने यहाँ आज जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पढ़ा, उसके डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, उसके बारे में कि इसके फ़ायदे हमारे लिए क्या हैं, उसमें कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज़म्स जो है तो वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में मज़ीद जो है या फिर नेट से सर्च करना है, या आप लोग कोई भी रिलेटेड बुक अगर आपके पास घर में है वो निकालें, या आप ये वाला टॉपिक 4-5 दफ़ा रीड करें और अपने लिए टॉपिक बनाएं, डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम लेके जहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं, फिर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, फिर बिगेस्ट जो हमारे पास लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है तो वो कहाँ पे हैं। अच्छा, ट्रीज़ के फ़ायदे हमारे लिए क्या है, रेन फॉरेस्ट ट्रीज़ जो है तो वो क्यों ज़रूरी है, वो यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, ये आप लोग एक लिस्ट बना ले अपने लिए, और बुक पेज 20 एंड 21 की 2-3 दफ़ा रीडिंग भी कर ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।